वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन साइनोफाइटा वर्ग के अंतर्गत दो सवालों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट मेंबर है ऑसिलेटोरिया एंड सेकंड मेंबर है नॉस्टो। ये दोनों मेंबर साइनोफाइसी वर्ग के नॉस्टोकैलीज ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों जो एल्गा है ये फिलामेंटस एल्गी है, इनका अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑसिलेटोरिया का अपन स्टडी कर रहे हैं। ऑसिलेटोरिया जो है वो नॉस्टोकैलीज ऑर्डर के ऑसिलेटोरिएसी फैमिली के अंतर्गत जीनस ऑसिलेटोरिया है और यह एक अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा है जिसमें जो प्लांट बॉडी है वो फिलामेंट जो है वो विदाउट सिथ है। तो इस प्रकार का जो फिलामेंट जिसमें किसी भी प्रकार का सिथ नहीं पाया जाता है उसको ट्राइकोम कहते हैं। ऐसे फिलामेंट को ट्राइकोम कहते हैं और ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ट्राइकोम और फिलामेंट में मुख्य अंतर क्या होता है। तो एक ट्राइकोम लिखते हैं जिसको हिंदी में भी ट्राइकोम लिखते हैं और दूसरा फिलामेंट है जिसे तंतु कहते हैं। हालांकि ये दोनों तंतु ही है लेकिन इसमें मुख्य अंतर ये है कि ट्राइकोम इस प्रकार का तंतु होता है जिसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का सिथ नहीं पाया जाता है, उसे अपन ट्राइकोम कहते हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया। इसके अगेंस्ट में इस प्रकार के तंतु जिसके चारों तरफ एक जिलेटिनस सिथ पाया जाता है, लेटरल वॉल पाई जाती है, उसको अपन फिलामेंट कहते हैं। तो फिलामेंट और ट्राइकोम में डिफरेंस क्या है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और फिलामेंट का उदाहरण जो है वो एक एल्गा है लिंबिया, एक एल्गा लिंबिया है, उसके अंतर्गत ये लिंबिया और ऑसिलेटोरिया में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है और दोनों के अंतर्गत ये लिंबिया का फिलामेंट है और यहाँ पे ये म्यूसिलेजिनस सिथ आपको बनाना है। ये सिथ है, इस ट्राइकोम फिलामेंट के चारों तरफ सिथ है, तो इस प्रकार का फिलामेंट कहलाता है और ट्राइकोम ये फिलामेंट कहलाता है। तो ऑसिलेटोरिया का जो फिलामेंट है वो ट्राइकोम कहलाता है। अब इस फिलामेंट की जो क्या खासियत है कि फिलामेंट जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और ये सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार शेप उसका होता है और उसके अंतर्गत प्रत्येक जो सेल है उस सेल्स का जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से कम है। सेल्स की जो विड्थ है वो ज़्यादा है और लेंथ है उसकी कम है और ये जितनी भी सेल वेजिटेटिव सेल्स है ये सब एक समान होती है एपिकल सेल को छोड़ करके। एपिकल सेल जो है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, उसका अपर जो वाल है वो थिक होती है, उस पर कैलिप्ट्रा पाया जाता है और ये अलग अलग स्पीसीज के अंतर्गत ये एपिकल सेल में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि ये ऑसिलेटोरिया एनी है, इसकी ये स्पीसीज जो है ऑसिलेटोरिया की ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स, ये कॉमन स्पीसीज है प्रिंसेप्स, एक एनी है, टेनिस है, ये अलग अलग स्पीसीज है। तो जैसे कि ये ऑसिलेटोरिया एनी है, इसमें ये कर्व्ड एपिकल सेल है और ये प्रिंसेप्स है। प्रिंसेप्स के अंतर्गत यहाँ पे आपको ये अलग प्रकार के एपिकल सेल देखने को मिलते हैं। तो और उसके प्रत्येक सेल्स के अंतर्गत ये साइनोफाइसियन सेल है जिसमें क्रोमेटिन पाए जाते हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, इसमें आप डॉट डॉट लाइन से करना है। तो इसका जब आप प्रैक्टिकल में डायग्राम बनाते हो उसमें ध्यान रखना कि आपको केवल एक फिलामेंट जो 10x में आपको दिखाई देता है उसी का एक फिलामेंट का चित्र बनाना है और उसमें प्रत्येक सेल की जो विड्थ है, जो उसकी मोटाई है वो लंबाई से अधिक बनानी है। तो ये आपको उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है और बाकी इसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली और पिगमेंट्स है सारे, ये सारे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है और ये दूसरी स्पीसीज आपके हैं उसमें ये एपिकल सेल्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। और ट्राइकोम और फिलामेंट में क्या क्या अंतर होता है उसके उदाहरण भी हमने आपको बता दिए हैं। ऑसिलेटोरिया मुख्य रूप से मोस्ट सॉइल में पाया जाता है जहाँ पे नम मिट्टी होती है और इसके अलावा रिवर बैंक है और जो स्टेगनेंट पॉन्ड है वहाँ पे ऑसिलेटोरिया मुख्य रूप से पाया जाता है, फ्रेश वाटर एल्गा है। और इसके अलावा इसके अंतर्गत
जो मूवमेंट जो है वो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑसिलेटरिया में कितने प्रकार की मूवमेंट या गतियाँ पाई जाती है, और उसमें 3 प्रकार की ये गति करता है। और ज़्यादातर जो मोस्टली सॉइल में पाई जाने वाली स्पीसीज है उसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। ये सेल जो है ये पूरा ट्राइकोम है, वो ग्लाइड कर रहा है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, और ग्लाइड करने के बाद ये इसी डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है इसका। तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस प्रकार से ये आपके ग्लाइड कर रहा है इसका ट्राइकोम, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। हॉरिजॉन्टली ये मूवमेंट होता है। इसके बाद सेकंड है ऑसिलेटरी मूवमेंट। ऑसिलेटरी मूवमेंट के अंदर ये तंतु जो होता है जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है और लाइट की प्रेजेंस में ये तंतु वर्टिकल पोजीशन में स्थिर रहता है, और लाइट की उपस्थिति में इसका अपर पार्ट है वो ऑसिलेशन करता है, यानी लेफ्ट और राइट ये इसका फिलामेंट इस पोजीशन पे आएगा, फिर वापस पूर्ववर्ती स्थिति में और फिर राइट साइड में, इस प्रकार से ये ऑसिलेशन करता रहता है। तो ये जो मूवमेंट जो वाटर के अंदर है वो ऑसिलेटरी मूवमेंट कहलाता है। इसके बाद में थर्ड जो है रोटेशन मूवमेंट या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं, घूर्णन गति है। यहाँ पे ये ऑसिलेटरिया का ट्राइकोम है वो अपने अक्ष के एक इसमें अक्ष के चारों तरफ ये इस प्रकार से रोटेशन करता है, तो ये थर्ड मूवमेंट कहलाती है रोटेशनल या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो ये ऑसिलेटरिया में पाई जाने वाली गतियाँ हैं, और ये उसके थैलस के बारे में, फिलामेंट के बारे में। अब ऑसिलेटरिया के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन जो है उसमें मुख्य रूप से जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव प्रकार का होता है हार्मोगोनिया के द्वारा। और ये हार्मोगोनिया कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हार्मोगोनियम जो होता है, एक हार्मोगोनियम वो एक वेजिटेटिव सेल से बन सकता है या एक से अनेकों वेजिटेटिव सेल से बन सकता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है वो सबसे पहले देखना है कि विषम परिस्थितियों में ये जो ऑसिलेटरिया का जो ट्राइकोम है इसकी वेजिटेटिव सेल्स जो है वहाँ से यहाँ पे एक सेपरेशन डिस्क का निर्माण होता है। ये सेपरेशन डिस्क है, इसका निर्माण होता है और इसका साइटोप्लाज्म डेड हो जाता है, जिसके द्वारा ये सेपरेशन डिस्क बन जाती है। और उसके बाद में ये बाइकोन्वेक्स, प्रत्येक हार्मोगोनियम का जो सरफेस जो एंड है वो कॉन्वेक्स है, ये दोनों साइड से ये एक हार्मोगोनियम है, तो ये बाइकोन्वेक्स शेप में एक हार्मोगोनियम होता है। ये जैसे दो हार्मोगोनिया आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसके बीच में ये सेपरेशन डिस्क है, इसकी सहायता से ये अलग हो जाते हैं, टूट करके अलग हो जाते हैं, ये आपके ब्रेकिंग हो जाता है उसका फिलामेंट। और उसके बाद में प्रत्येक जो हार्मोगोनियम है ये फेवरेबल सीजन में उसके सेल्स डिवाइड होकर के नए तंतु का निर्माण करती हैं। तो ये सेपरेशन डिस्क के द्वारा उसको हार्मोगोनिया का निर्माण कैसे होता है, एक हार्मोगोनियम में 2, 4 या 5 या तक वेजिटेटिव सेल्स है वो हो सकते हैं। तो ये ऑसिलेटरिया के बारे में ये शॉर्ट ही उसका लाइफ साइकिल है। अब सेकंड अपन एल्गा की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत नॉस्टॉक आता है। नॉस्टॉक इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट एल्गा है, क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है मुख्य रूप से लाइकेंस के साथ में। लाइकेन, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस होता है, और उसमें नॉस्टॉक जो फिलामेंट है वो लाइकेंस में पाए जाते हैं और वहाँ फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। इसके अलावा नॉस्टॉक एंथोसिरोस ब्रायोफाइट के थैलाई के अंदर स्पेस पैरासाइट के रूप में भी पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका कार्य है नॉस्टॉक का, जिसमें जो पेडी फील्ड्स होते हैं, राइस के फील्ड्स होते हैं जहाँ वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, वहाँ पे नॉस्टॉक है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करते हैं, क्योंकि उसके फिलामेंट में एक विशेष प्रकार का सेल्स होता है, वो सेल है हेटेरोसिस्ट। इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि हेटेरोसिस्ट जो सेल है ये इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो हेटेरोसिस्ट इसमें पाए जाना एक यूनिक कैरेक्टर है इस नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक को मुख्य रूप से स्टार जेली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नॉस्टॉक की मुख्य रूप से जो मोइस्टी सॉइल में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है, जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है, नॉस्टॉक दोनों परिस्थितियों में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों कंडीशन में पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में मुख्य रूप से नॉस्टॉक के फिलामेंट है वो मिसिलेजिनस सिथ से मिलकर के एक बॉल का निर्माण करते हैं, एक जेली का निर्माण करते हैं, उसको स्टार जेली के नाम से जाना जाता है।
इसकी जो प्रमुख स्पीसीज है वो 2-3 स्पीसीज, जिसमें नॉनस्टॉक कम्युनी सबसे कॉमन स्पीसीज है, नॉनस्टॉक कम्युनी। इसके अलावा नॉनस्टॉक पंक्टिफॉर्मी एक होती है, पंक्टिफॉर्मी, नॉनस्टॉक एम्प्लिसिमम है, नॉनस्टॉक एम्प्लिसिमम है। और इसके अलावा आपके और भी स्पीसीज जो है वो नॉनस्टॉक की एलिसोस्पोरम, एक एलिसोस्पोरम स्पीसीज भी होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हैं, वो आपको याद रखनी है। और इसके अंतर्गत भी हार्मोगोनिया के द्वारा जनन होता है। नॉनस्टॉक में भी ऑसिलेटर की तरह हार्मोगोनिया बनते हैं और उसके द्वारा उसमें भी फिलामेंट टूट करके नए तंतु का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें विषम परिस्थितियों में एकाइनेट का फॉर्मेशन होता है। नॉनस्टॉक में अनफेवरेबल कंडीशन में जो फिलामेंट है, देखिए हेटेरोसिस्ट के बीच, दो हेटेरोसिस्ट के बीच, पहली बात तो जो हेटेरोसिस्ट जो होता है ये हेटेरोसिस्ट सॉलिटरी होता है। नॉनस्टॉक में हेटेरोसिस्ट सॉलिटरी होता है और दूसरा ये इंटरकैलरी होता है, दूसरा इंटरकैलरी होता है। सॉलिटरी का मतलब ये हमेशा एकल पाया जाता है, यानी संख्या में एक स्थान पे आपको एक हेटेरोसिस्ट ही दिखाई देगा, परंतु एक फिलामेंट में एक से अधिक हेटेरोसिस्ट हो सकते हैं। तो ये सॉलिटरी एकल होता है। और इंटरकैलरी का मतलब अंतर्वेशी, अंतर्वेशी का मतलब दो कायिक कोशिकाओं के बीच में इसकी पोजीशन होती है। और इसका जो साइज जो है वो इक्वल टू वेजिटेटिव सेल, इक्वल टू वेजिटेटिव कायिक कोशिका जो होती है उसके समान ही हेटेरोसिस्ट का साइज होता है। हेटेरोसिस्ट येलो, पेल येलो कलर का एक ट्रांसपेरेंट सेल है और जिसमें नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए नॉनस्टॉक को राइस फील्ड के अंदर, पेडी फील्ड के अंदर बायो फर्टिलाइजर के रूप में उसका उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा हेटेरोसिस्ट है वो जनन में भी सहायक है और फेवरेबल सीजन में हेटेरोसिस्ट है वो उससे जनन भी होता है, उसके नए फिलामेंट भी बनते हैं। इसके बाद में एकाइनेट की जब बात करते हैं, एकाइनेट दो हेटेरोसिस्ट के बीच की जो वेजिटेटिव सेल्स है वहाँ पे ये एकाइनेट का फॉर्मेशन होता है जो मुख्य रूप से अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में दो हेटेरोसिस्ट के बीच की जो वेजिटेटिव सेल्स है उनके अंतर्गत रिजर्व फूड का कलेक्शन होता है और उसकी वॉल है वो थिक हो जाती है, थिकर वॉल पाई जाती है और ये रिजर्व फूड युक्त होती है, उसे एकाइनेट कहते हैं। ये एक प्रकार के स्पोर होते हैं, वेजिटेटिव ये स्पोर होते हैं और फेवरेबल सीजन में प्रत्येक एकाइनेट से नया फिलामेंट का निर्माण होता है। तो ये आपके नॉनस्टॉक के बारे में है। और इसमें अगर अपन फिलामेंट की बात करते हैं, देखिए ये जैसे बुक में एक फिलामेंट का चित्र बनाया होता है। वास्तव में जब मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि जब आप नॉनस्टॉप का चित्र बनाते हो तो उसमें आपको काफ़ी ध्यान देना है कि उसका प्रत्येक जो कोशिका जो है वो एक माला में मोती जो होता है उसी साइज का, यानी स्फेरिकल शेप में प्रत्येक वेजिटेटिव सेल बनाना है। और दूसरी बात, फिलामेंट है वो कॉन्टोर्टेड है। इसमें नॉनस्टॉप की जो बॉल होती है, जैसे ये कुछ फिलामेंट हमने बनाए हैं, ये एक नॉनस्टॉप की बॉल है। तो इस नॉनस्टॉप की बॉल में ये जिलेटिनस मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये अनेकों सैकड़ों हजारों की संख्या में फिलामेंट है वो हाईली कॉन्टोर्टेड होते हैं, मुड़े हुए रहते हैं और उसके अंतर्गत ये रहते हैं, ये बॉल पूरी बनती है। अब अगर प्रत्येक अगर एक फिलामेंट की बात करते हैं, एक फिलामेंट जो है उस एक फिलामेंट के अंदर प्रत्येक जो कोशिका है वो आपको एक माला में मोती के समान बनाना है। और इसके अलावा ये जो फिलामेंट है वो आपको थोड़ा सा कंट्रोटेड यानी एकदम स्ट्रेट नहीं बनाना है। और प्रत्येक सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन दर्शाना है, ये डॉटेड लाइन ऐसे बनाओगे। और इसके बाद में इसमें आपको हेटेरोसिस्ट भी दर्शानी है। ये जैसे सेल मैंने हेटेरोसिस्ट दर्शाई, प्रत्येक हेटेरोसिस्ट की बात जब करते हैं, हेटेरोसिस्ट दूसरी वेजिटेटिव सेल से कैसे डिफरेंट हो जाएगी, ये वेजिटेटिव सेल से और ये इसका हेटेरोसिस्ट है। इस प्रकार से ये सारे फिलामेंट होते हैं। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। और यहाँ पे प्रत्येक सेल है वो स्फेरिकल शेप में है। दूसरी बात,
इसमें हेटेरोसिस्ट जहाँ होगा वहाँ पे आपको दो ये घुंडीनुमा संरचना बनानी है। ये कहलाते हैं पोलर नोड्यूल। ये पोलर नोड्यूल है। तो ये हेटेरोसिस्ट की पोजीशन है ना वो कहलाएगी इंटरकैलरी। हेटेरोसिस्ट आपको यहाँ एक दिखाई दे रहा है तो वो कहलाएगा सॉलिटरी एकल, और दो वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, इसके बीच में इसकी पोजीशन है तो ये कहलाएगा इंटरकैलरी पोजीशन। इंटरकैलरी पोजीशन में हेटेरोसिस्ट है। प्रत्येक हेटेरोसिस्ट में दो पोलर नोड, जब वो इंटरकैलरी पोजीशन में होता है तो दो पोलर नोड्यूल होता है, एक इस वेजिटेटिव सेल का कनेक्शन, एक इस वेजिटेटिव सेल से कनेक्शन होता है। तो ये दो पोलर नोड्यूल से इसकी पहचान होती है। अगर मान लो ये टर्मिनल पोजीशन में होता है हेटेरोसिस्ट, अगर ये टर्मिनल पोजीशन में होगा तो इस केस में इसमें एक ही पोलर नोड्यूल आपको दिखाई देगा। लेकिन नॉस्टॉक में ऐसा नहीं होता है। नॉस्टॉक में इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट ही पाया जाता है। जैसे रिवोलेरिया है उसमें टर्मिनल हेटेरोसिस्ट पाई जाती है। तो ये हेटेरोसिस्ट की पोजीशन, हेटेरोसिस्ट बनाना है। बाकी ये सारी वेजिटेटिव सेल है। अब उसमें आपको इसके चारों तरफ एक डॉट डॉट लाइन से शिफ्ट बनाना है, ये खाली नहीं छोड़ना है, तभी ये फिलामेंट कंप्लीट होगा। तो ये आपको इसके चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीट बनाना है। ये हो गया म्यूसिलेजिनस शीट हो गया। सलेस्मियम आधात्री इसके चारों तरफ आपको बनानी है। तो इसमें आपके ये नॉस्टॉक का एक टिपिकल उसका एक फिलामेंट का डायग्राम है। और इसके अलावा इसमें हेटेरोसिस्ट का कार्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नॉस्टॉक को किस नाम से जाना जाता है, स्टार जेनी के नाम से जाना जाता है। और नॉस्टॉक में जन्म किसके द्वारा होता है, हार्मोगोनिया के द्वारा होता है, एगाइनेट्स के द्वारा होता है। नॉस्टॉक की प्रमुख स्पीशीज नॉस्टॉक कम्युनी और नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी है। इसके अलावा नॉस्टॉक है वो लाइकेन के साथ सिम्बायोसिस शो करता है। राइस फील्ड में बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग होता है। और एंथोसिरोस के थैलस में ये स्पेस पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। तो ये आपके नॉस्टॉक एल्गा है। एक नॉस्टॉक की और भी स्टडी हुई है। लेज़रॉफ फाइकोलॉजिस्ट ने 1973 में एक्सपेरिमेंटली नॉस्टॉक की लाइफ हिस्ट्री का स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन का जो संबंध है वो न्यूट्रिशन और लाइट से है। यानी कि यदि नॉस्टॉक को डार्कनेस के अंदर, अंधेरे के अंदर हाई न्यूट्रिशन जिसमें कार्बन सोर्स ज़्यादा होता है जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज है, वो अगर ज़्यादा मात्रा में डाल दिया और नॉस्टॉक के फिलामेंट को डार्कनेस में लंबे समय तक रखेंगे तो नॉस्टॉक के फिलामेंट आपस में टूट करके हार्मोगोनिया का निर्माण करते हैं। और टू डिफरेंट थैलाई फिलामेंट के हार्मोगोनिया आपस में पुनः जुड़ भी सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में जब उसको एक्सपोज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये लेज़रॉफ ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि न्यूट्रिशन और लाइट का उसके फिलामेंट से भी संबंध है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेटरिया एंड नॉस्टॉक। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है क्लोरोफाइसिवर का स्टडी करेंगे। धन्यवाद।